हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने जो है सिलेबस वाइज DSSB TGT नेचुरल की जो है सीरीज स्टार्ट की हुई है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने बात की है इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट, सोर्स ऑफ एनर्जी और मोशंस के कुछ टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट से लेके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स एंड मोशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्शन एंड रिएक्शन। यहाँ तक जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। फोर्स जो है हम लोग हर दिन अपने दिनचर्या में यूज करते हैं, जैसे कि पुशिंग करने के लिए, पुलिंग करने के लिए, लिफ्टिंग एक्सेट्रा करने के लिए। ए फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स: मूव अ बॉडी एट रेस्ट, एक रेस्ट से बॉडी जो है मूव करवा सकता है, या मूविंग बॉडी को स्टॉप करवा सकता है, मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या फिर उसके शेप या साइज को चेंज कर सकता है। फोर्स जो है ये तरह के इफेक्ट्स अपने डाल सकता है। सो अ फोर्स इज अ पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या होता है? इट इज अ पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट। इट कॉज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Its SI unit is Newton. It also written as किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और इसको लिखा कैसे जा सकता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स जो है वो दो तरह के होते हैं: बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। इफ टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एंड दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन इट इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स उसे कहते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, और उसकी वजह से ना तो वो रेस्ट से मोशन में आ रही है, ना ही मोशन से रेस्ट में आ रही है, मतलब जो बॉडी रेस्ट में, वो रेस्ट में रह रही है, अगर मोशन में है तो मोशन में रह रही है, देन इट इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। इफ टू अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, देन द बुक विल मेन एट रेस्ट इफ द फोर्सेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, उनके अंदर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स भी होना चाहिए, दोनों अपोजिट फोर्स के साथ साथ। Balance force can't change the state of rest or motion of an object. They can, however, change the shape of the object. ठीक है, वो रेस्ट और मोशन को तो चेंज नहीं कर सकते, पर शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिंग अ बॉल चेंजेस द शेप ऑफ द बॉल, बट इट डज नॉट चेंज इट स्टेट और रेस्ट ऑफ मोशन। ठीक है, तो उसकी जो है शेप तो चेंज हो जाती है प्रेसिंग करने से बॉल की, बट उसकी जो रेस्ट और मोशन की स्टेट होती है वो नहीं चेंज होती। ठीक है, इफ टू और मोर फोर्सेज एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट एंड द रिजल्टेंट इज नॉट जीरो। ठीक है, अगर दो से ज्यादा फोर्सेज लग रहे हैं और अनबैलेंस्ड में लग रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं लग रहे हैं, देन दिस फोर्सेज आर नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्सेज। ठीक है, इफ टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, देन द बुक विल स्टार्ट मूविंग। वो बुक में है जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगी इफ द फोर्सेज आर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर उनका मैग्नीट्यूड जो है अनइक्वल है, मतलब एक फोर्स ज्यादा लग रहा है और दूसरा फोर्स कम यहाँ पर लग रहा है। If the speed or direction of an object changes, then it is due to the unbalanced force acting on object. ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन दैट। Thus forces can be defined as an agent which can produce oscillation in a body on which it acts or produce a change in its shape, size or both। ठीक है, तो एक फोर्स हम उसको कह सकते हैं जो कि एसिलेशन को चेंज करता है, या फिर उसके चेंज लाता है शेप के अंदर, या फिर साइज के अंदर, या फिर दोनों के अंदर ही ला सकते हैं। जो फोर्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं: कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि पता चलता है, अगर उनमें फिजिकल कॉन्टैक्ट पाया जाता है, देन इट इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अगर उन जो फोर्सेस हैं उसका बॉडी के साथ कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, देन इट इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। व्हेन बॉडी मूव्स ओवर अ रफ सरफेस, ठीक है, अगर हम बॉडी को मूव करवाने की कोशिश करें एक रफ सरफेस के ऊपर, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जो बॉडी होगी वो क्या करेगी? उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा अपोजिट में लग रहा होगा मोशन ऑफ द बॉडी की। मान लीजिए एक सरफेस है, उसके ऊपर हमने बॉडी रखी हुई है, जो है हम इसको आगे की मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है कॉन्टैक्ट फोर्सेस लग रहा होगा सरफेस के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में, जो कि इसको पीछे तरफने की कोशिश करेगा, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्सेस। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। तो एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ज्यादातर जो है बैक साइड में लगता है, अपोजिट साइड में लग जाता है। जिस साइड मोशन हो रही है उसके अपोजिट साइड जो है फ्रिक्शन ऑफ फोर्स लगता है। दिस फोर्स रेजिस्ट इट्स मोशन ऑन द रोड। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, द बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जब हम बॉडी जो है एक सरफेस के ऊपर रखते हैं, तो जो डाउनवर्ड फोर्स होता है बॉडी जो है उसके सरफेस के ऊपर लगाती है, और सरफेस जो है बॉडी के ऊपर एक अपोजिट में फोर्स लगाते हैं। आवर बॉडी डज नॉट मूव और फॉल, लेकिन बॉडी जो है मूव नहीं करती, ना ही फॉल करती है, बिकॉज द सरफेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। सबसे पहले तो बॉडी जो है सरफेस के ऊपर फोर्स लगाती है, और इसी के अपोजिट के अंदर जो है, ताकि बॉडी जो है मूव ना करे, तो जो सरफेस होता है वो भी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगा लेता है, दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। When a body is suspended by a string, the body pulls the string vertically down, ठीक है, due to its weight। ठीक है, इसके वेट की वजह से, वेट की, उसके वेट की वजह से नीचे की तरफ जा रही है।
इन इट्स स्टेट कंडीशन द स्ट्रिंग पुल्स द बॉडी अपवर्ड बाय अ फोर्स, ठीक है। एक बॉडी को खींचने की कोशिश करिए, लेकिन जैसे इसको छोड़ेंगे तो जो स्ट्रिंग होगा वो भी इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा बाय अ फोर्स विच बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी। दिस फोर्स डेवलप इन द रिलेशन इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। जो स्ट्रिंग के अंदर जो है, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होता है उसको हम कहते हैं टेंशन फोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। द स्प्रिंग हैज अ टेंडेंसी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जो स्प्रिंग होता है वो अपनी पोजीशन के ऊपर निकलने वापस जाने की कोशिश करता है, कि ये जो है उसके अपोजिट पर में एक फोर्स लगाता है। सिमिलरली व्हेन वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज केप्ट फिक्स्ड द स्प्रिंग इज फाउंड टू एक्सर्ट अ फोर्स एट इट्स अदर एंड, ठीक है। तो जो दूसरे एंड पर होता है वो एक अपोजिट में फोर्स लगाता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स एक्सर्टेड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। जब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन को दोबारा कायम करने की कोशिश करता है बाय अप्लाइंग फोर्सेज इन द अपोजिट डायरेक्शंस देन इट इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर होते हैं रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड्स दे पुश ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं। एज अ रिजल्ट वो जो है एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं, तो जो है मूवमेंट कुछ भी नहीं होगी। बट अगर एक बॉडी ने ज्यादा फोर्स लगाया एज कम्पेयर टू अदर तो हम कह सकते हैं आफ्टर जो फोर्स जो ज्यादा फोर्स लगाएगी वो सामने वाले को जो है दूसरी डायरेक्शन में भेजेगी, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पर जो है ए बी के ऊपर लगा रही है और बी क्या है ए के ऊपर लगा रही है। फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है। तो कोलिजन के अकॉर्डिंगली जो है मान लीजिए अपोजिट में जो है फोर्स वहां पर लगता है, दैट इज द इन द अपोजिट डायरेक्शन। बॉडीज मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर आफ्टर कोलिजन। तो इस फोर्स की वजह से जो है आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। दिस इज नोन एज कोलिजन फोर्स, ठीक है। ये सारे जो एग्जांपल हमने करे थे वो सारे थे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स एंड कोलिजन फोर्स। ये सारे एग्जांपल किसके बनते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। अब बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। द फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडीज इवन विदाउट फिजिकली टच्ड आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस और फोर्सेस एट अ डिस्टेंस, ठीक है। इन द यूनिवर्स ईच पार्टिकल्स attracts another particle because of its mass, ठीक है। जो एनवायरमेंट यूनिवर्स में हम कह सकते हैं हर एक पार्टिकल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ देयर मास। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि किसी को जो बॉडी को टच किए बिना भी जो है हर बॉडी फील करती है बिकॉज ऑफ देयर मास, देन इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज टाइप ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। The force on the body due to the earth attraction is called the force of gravity. It causes the movement of body toward the earth. Okay, ये force क्या करता है बॉडी की मूवमेंट करवाता है toward the earth, that is toward the downward. If the body is free to move, ठीक है। The body also take the earth by equal amount of force, but no motion is caused in the earth because of its huge mass, ठीक है। बॉडी भी जो है अर्थ के ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में एक फोर्स लगाया जाता है बाय बॉडी ऑन द अर्थ, बट जो अर्थ है वो मूवमेंट नहीं शो करती है बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज मास, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। टू लाइक चार्जेस रिपेल व्हाइल टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। द फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं चार्जेस के बीच फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट इज ऑल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। Two like magnet poles repel each other whereas two like unlike magnet attracts each other. The force between the magnetic pole is called magnetic force, ठीक है। मैग्नेट के पोल्स के बीच में जो प्रेजेंट होता है फोर्स दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। इट इज ऑल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बात करते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन्स लॉ की अगर हम बात करें जो है इसने 3 लॉ हमें दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। एक एक करके जो है इन लॉज के बारे में बात करते हैं। तीनों ही जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है इफ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट विल रिमेन इन दैट स्टेट, मतलब वो स्टेट रेस्ट में ही रहेगी। एंड इफ बॉडी द स्टेट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन देन इट विल कंटिन्यू मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मूविंग पोजीशन में है तो वो मूविंग पोजीशन में रहेगी अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। जिसके ऊपर अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ही बॉडी जो है रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में आ सकती, अदरवाइज रेस्ट की बॉडी जो है रेस्ट में ही रहेगी और मोशन की जो है मोशन में ही रहेगी, कोई भी चेंज वहां पर नहीं होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू विच इट नाइदर चेंज इट्स स्टेट्स नो टेंड टू चेंज इट्स स्टेट देन इट इज नोन एज इनर्शिया, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कि वो जब रेस्ट की पोजीशन में होती है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करती है, और जो या आपने कह सकते हो स्टेट चेंज नहीं करती है ना ही करना चाहती है, देन इट इज दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। तो फोर्स यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स होगा जिसकी वजह से कोई बॉडी जो है रेस्ट से चेंज होगी या फिर मोशन से चेंज होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मास एंड इनर्शिया।
मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो इनर्शिया ऑफ द बॉडी को अगर मेजर करना है तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, मास की वजह से। ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द इनर्शिया, दस मोर इज द रेजिस्टेंस दैट टू चेंज इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ द मोशन, ठीक है। अगर मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इनर्शिया क्या कहते हैं कि उसकी बॉडी रेस्ट में होगी तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। मतलब अगर मास में होगा तो हम उसको रेस्ट से मोशन में लाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, या मोशन से जो है रेस्ट में लाने में ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। ये हम कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स जो हमें ज्यादा यहाँ पर लगाना पड़ेगा मोशन से रेस्ट लाने में या रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, ठीक है। इनर्शिया की वजह से ही जो है एक्सटर्नल और अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल होना चाहिए, साथ में अनबैलेंस्ड फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया जो है कौन से तरह का होता है। पहला होता है इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, ठीक है। इनर्शिया ऑफ द रेस्ट का मतलब है कि वो रेस्ट स्टेट पर ही रहना पसंद करेगी अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इस एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए एक बस होती है, वो एकदम से स्टार्ट हो जाती है, तो बस जो है वो आगे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गया, पर पैसेंजर जो था वो उसके अंदर रेस्ट में था, क्योंकि एकदम से उसको जो है बस चल पड़ी है, तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो रेस्ट में रहने के लिए जो है अपने ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स जो है पुल करेगा, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ चला जाएगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का है कि अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जो है नहीं लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल योर बाइसाइकिल कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड फॉर सम टाइम इवन आफ्टर यू स्टॉप पैडलिंग, ठीक है। हम जो है अगर साइकिल को पैडल करना भी बंद कर दे, कुछ टाइम के लिए जो है साइकिल फॉरवर्ड मूव करता रहेगा, दिस इज द बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो ये भी इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी जो है अपने आप की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाते अनटिल उसके ऊपर जो है एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, ठीक है। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, इनएबिलिटी का मतलब है खुद से नहीं चेंज कर पाती है टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन सिटिंग ऑन अ मूविंग कार विल बी पुश्ड टुवर्ड द लेफ्ट व्हेन द कार टर्न्स सडनली टू द राइट, ठीक है। तो अगर वो है डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट की तरफ कार जा रही है, बट वो राइट में नहीं जाना चाहता, नॉर्मल पोजिशन पर रहना चाहता है अपनी, तो वह लेफ्ट की तरफ एक पुल जो है पुश किया जाएगा, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द मोमेंट। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो फोर्स होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास के एज वेल एज वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। Thus, the quantity of a motion in a body depends upon the mass and the velocity of the body. This quantity is termed as momentum. तो इस quantity को हम लोग क्या बोलते हैं, momentum बोलते हैं। If a motorcycle traveling with a high speed collide with an object, then a damage is more than that caused by the collision of slow moving. तो हम लोग जानते हैं कि अगर हाई स्पीड में दो चीजें आ रही है और वो एक दूसरे से भिड़ जाती हैं, तो जो डैमेज होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द अदर टू ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग विद नॉर्मल स्पीड या फिर स्लो स्पीड, ठीक है। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इस मास एंड वेलोसिटी के जो है हम लोग प्रोडक्ट को कहते हैं मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम इज डिफाइंड बाय कैपिटल पी, ठीक है। इसको हम लोग किससे डोनेट करते हैं, पी से। इफ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट्स मोमेंटम विल बी जीरो, क्योंकि यहाँ पी क्या होता है, एम वी। अगर वी जो है जीरो है तो पी भी क्या होगा, यहाँ पर जीरो ही होगा। मोमेंटम इज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, हेंस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूटन सेकंड। जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो हमारा मोमेंटम के ऊपर ही बेस होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है दैट इज डेल्टा पी डिवाइड बाय टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू force applied on the body and occurs in the direction in which the force act. Consider a body of mass m moving with initial velocity u. तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, तो p क्या होगा इसका, m u। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m u, ठीक है। व्हेन द फोर्स इज एफ एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑन टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम v, ठीक है। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, t टाइम के लिए उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो फाइनल मोमेंटम इसका क्या होगा, एम वी, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी एम वी माइनस एम यू, दैट इज एम वी माइनस, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या होगा, एम वी माइनस यू, ठीक है। और फोर्स क्या कहता है, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा पी बाय में टी के इक्वल। तो यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं इस वैल्यू के वी माइनस यू बाय में टी, अगर वी माइनस यू बाय टी की बात करें तो ये किसके इक्वल होता है, एसिलेशन के, तो हमारा जो है यहाँ से एसिलेशन आ जाएगा। तो फोर्स क्या आएगा हमारा, एम ए, तो यहाँ से जो है हमारी फोर्स किसके इक्वल होगा, एम ए के इक्वल होगा। और अगर हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो जो के यहाँ पर आएगा दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो है एफ इज इक्वल टू एम बी यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हमें जो है फोर्स बताता है बॉडी के अंदर, अगर हमें उसका जो है मास और एक्सेलरेशन के बारे में पता है। वी कैन डिड्यूस द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ
फ्रॉम द सेकंड लॉ, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है हम लोग फर्स्ट लॉ की यहाँ से निकाल सकते हैं द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमारा कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इनिशियल जो होगा वो जो ऐसा इनिशियल होगा वैसा इसका फाइनल हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम मान के चलते हैं एफ इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ एम वी माइनस एम यू जो बाई टी अगर हम बात करें तो वो भी क्या आ जाएगा, एम वी इज इक्वल टू एम यू, ठीक है। अगर हम बात करें एम से एम कट जाएगा तो वी के इसके इक्वल आ जाएगा, यू के इक्वल आ जाएगा, यानी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इक्वल होंगे। अगर इनिशियल जीरो है तो फाइनल भी जीरो होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ है तो मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है तो फाइनल वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड ही होगी, अगर उसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर जीरो होता है, ठीक है। तो इस सेकंड लॉ से जो हम लोग फर्स्ट लॉ भी निकाल सकते हैं इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करते हैं, सेकंड लॉज के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर जो है अप्लाई होते हैं। कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, ठीक है। क्रिकेट बॉल को जब हम लोग कैच करते हैं तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ तो चेंज इन मोमेंटम की वजह से जो बॉल होती है वो हम लोग कैच कर पाते हैं। व्हेन अ फील्डर कैचेस अ क्रिकेट बॉल ही ड्रैग्स हिज हैंड्स बैकवर्ड, ठीक है। वो अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है टू इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टाइम टेकन बाय द बॉल। तो उसके जो हाथ के ऊपर फोर्स कम लगता है तो इंजरी होने के चांसेस वहाँ पर कम हो जाते हैं। ये जो है अप्लाई होता है यहाँ पर कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। Next example is seat belts in a car. When brakes are suddenly applied or a car crashes with an object, the seat belt increases the time taken to move forward, ठीक है। तो जो सीट बेल्ट के लगने की वजह से जो हम आगे अगर हम जाने की जो जाते हैं एकदम ब्रेक अप्लाई होने पर उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। दिस डिक्रीजेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एज द रिजल्ट द फोर्स ऑफ द इम्पैक्ट इज रिड्यूस्ड एंड द फेटल एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये है यहाँ पर लिखा हुआ है काफी, ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये लोग कहता है टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। किसी भी एक्शन के लिए यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट में रिएक्शन आएगा। अगर आप कोई एक्शन करोगे तो जो है उसके उसके रिस्पॉन्स में आपको इक्वल एंड अपोजिट में जो एक रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। व्हेन एग्जांपल अगर हम देखें, व्हेन यू स्टैंड ऑन द ग्राउंड यू आर एक्चुअली पुशिंग द ग्राउंड, ठीक है। हम लोग ग्राउंड पे खड़े होते हैं तो हम एक्चुअली ग्राउंड को पुश कर रहे होते हैं एंड द ग्राउंड इज पुशिंग यू बाय इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स। तो जो है यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स हम लोग कह सकते हैं लग रहा है बाय बॉडी ऑन द ग्राउंड और ऑल्सो by the ground on the body, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है when you pull a spring with both hands you may feel an equal force trying to pull the spring back, ठीक है। हम स्प्रिंग को जो है खींचने की कोशिश करते हैं और स्प्रिंग जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पर क्या एक्शन किया, हमने उसको खींचा और जो स्प्रिंग है वो अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश कर रहा है, दैट विल बी द इट्स रिएक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। So thus action and reaction forces are present. However, the action and reaction forces acts on two different bodies, ठीक है। लेकिन जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेज होते हैं वो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है। यहाँ पर अगर हम मान ले तो जो है हाथों ने स्प्रिंग के ऊपर लगाया दैट विल बी द एक्शन, और रिएक्शन किसने हुआ, स्प्रिंग ने जो है कह सकते हो हम लोग हमारी बॉडी के ऊपर लगाया, दैट विल बी द रिएक्शन फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है रिकॉइल ऑफ अ पिस्टल, व्हेन अ पर्सन फायर्स अ गन ही गेट्स अ पुश इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Similarly, in swimming, a person pushes against the water. The water exerts an equal and opposite force on the person, enabling forward movement, ठीक है। तो जो है इसकी वजह से वो फॉरवर्ड मूवमेंट कर पाता है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। नेक्स्ट है रॉकेट्स मूव्स ऑन द एक्शन रिएक्शन फोर्स, जो रॉकेट्स होते हैं वो भी जो है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के ऊपर वर्क करते हैं। बोट जो मूव करती है वाटर के अंदर वो भी जो है इसी सेम प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर साल पूछा जाता है। प्लीज यहाँ पर जो है थोड़ा ध्यान से करिएगा। वी नो दैट मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी। एक कोलिजन यहाँ पर जो है हम लोग कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कोलिजन हो रहा है बिटवीन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक जो है यहाँ पर मूविंग ऑब्जेक्ट है और एक यहाँ पर जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। मूविंग ऑब्जेक्ट मान लीजिए यू वेलोसिटी से जो है मूव कर रहा है और ये जो है इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हम लोग क्या मान के चलेंगे, जीरो, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है उसका ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है यू है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर माने तो जी है, ठीक है। जैसे ही इसको कोलाइड करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट ए होगा उसकी तो वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी और जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो वेलोसिटी है मान लीजिए जीरो से कुछ और हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं आफ्टर कोलिजन यहाँ पर जो है कुछ वेलोसिटी इन दोनों की हो जाएगी, दैट इज वी ए, और दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी वी पी। यहाँ पर जो यू ए होगा वो वी ए से ज़्यादा होगा और इस तरह वी बी जो होगा वो यू वी हम लोग कह सकते हैं यू बी से ज़्यादा होगा। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि इनिशियल मोमेंटम जो था वही जो वो होगा फाइनल मोमेंटम के इक्वल, ठीक है। मतलब जो इसने ऑब्जेक्ट ए ने जितनी वेलोसिटी का लॉस किया है
उतनी ही वेलोसिटी जो है इसके ऊपर बी के पास पहुंच रही है, दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये लोग क्या कहते हैं कि इंक्रीज इन मोमेंटम ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिक्रीज इन मोमेंटम ऑफ द अदर, दस देयर इज नो लॉस ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं होता मोमेंटम का एज अ नेट की बात करें। Hence, the law of conservation of momentum can be stated as the sum of momentum of object before collision is equal to the sum of momentum after collisions, ठीक है, provided that there is no external force acting on the object। अगर इनिशियल मोमेंटम जो होगा उनका सम कर दिया जाए ऑब्जेक्ट्स के, तो और वो किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा अगर सभी ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम को ऐड कर दिया जाए, ठीक है। कंसिडर द टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस ma and mb initially moving in a straight line with the velocity ua and ub respectively। ये मान लीजिए यहाँ दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। उसका अगर मास माने तो उसका मास है एम ए, दैट उसका, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास मान के चले तो एम बी। जो ए ऑब्जेक्ट होगा वो इनिशियल स्पीड उसकी कितनी है यू ए, और ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल स्पीड है यू बी, ठीक है। तो जो है वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, और यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि यू ए जो होगा वो यू बी से ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी बिफोर कोलिजन जो हम लोग ऑब्जेक्ट ए है उसकी इनिशियल स्पीड ज़्यादा मान के चलेंगे कंपेरिजन टू बी, ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन जो है एक दूसरे से टकराएंगे, जो ए होगा वो बी के ऊपर फोर्स लगाएगा और जो बी होगा वो ए के ऊपर फोर्स लगाएगा। आफ्टर कोलिजन अगर हम बात करें, जो एम ए होगा उसकी स्पीड क्या होगी वी ए, और बी ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्पीड कितनी होगी वी बी, ठीक है। तो उसके बाद बात करें तो कोलिजन जो होगा वो कुछ टाइम के लिए रहेगा। ड्यूरिंग दिस कोलिजन ए एक्सर्ट फोर्सेज ए बी ऑन बी एंड बी एक्सर्ट अ फोर्स एफ बी ऑन ए, ठीक है। दस द फोर्स ए बी इज, मतलब जो फोर्स है ए ने बी के ऊपर कितना लगाया वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए माइनस फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। ये होगा फोर्स, टोटल फोर्स ऑन द बी ऑब्जेक्ट बाय ए। सिमिलरली अगर हम बात करें फोर्स बी ए की बात करें, तो बी ने कितना जो है ए के ऊपर लगाया वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो वो भी इसी तरह निकलेगा, मास ऑफ बी फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एफ ए बी जो होगा वो एफ ए बी के इक्वल हो जाएगा, दैट इज माइनस में। यहाँ पर जो है हम लोग फोर्स ए बी की वैल्यू और फोर्स बी ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज एम ए वी माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी। यहाँ से अगर हम निकालते हैं एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी सी। ये है सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ए एंड बी, दैट इज एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, एंड दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ठीक है। तो उनका सम है, that is MAVA plus MBVB. The total momentum of the both object A and B before collision is equal to the total momentum of the objects after collision. So thus momentum is conserved in a collision. Okay? यहाँ से जो है हम लोग इस इक्वेशन को प्रूव कर दिया है, तो जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस जो बनते हैं इस साल के पेपर के वो बात करेंगे। A spaceship traveling in space at 300 km per second fires its engines for 15 seconds such that its final velocity is 600 km per second. The total distance traveled by the ship in 1 minute starting from the time of firing is, ठीक है, there are options। तो इसने कहा है कि एक स्पेसशिप था वो ट्रैवल कर रहा है, इनिशियल स्पीड अगर हम बात करें तो 300 किलोमीटर की स्पीड से किया, ठीक है। उसने अपना इंजन को फायर किया, 15 सेकंड उसे इसका टाइम लगा, इतना टाइम लगा 15 सेकंड। और जैसे उसने किया फाइनल जो उसकी पोजीशन यहाँ पर बनी थी आफ्टर 15 सेकंड जो उसकी स्पीड हो गई थी वो हो गई थी 16 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। कितनी स्पीड हो गई थी 600 किलोमीटर पर सेकंड। तो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बताना है शिप इन 1 मिनट स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ फायर, ठीक है। हमें स्टार्टिंग यहाँ से करनी है और साथ ही साथ में 1 मिनट तक का टोटल हमें बताना है कि उसने कितना ट्रैवल किया होगा। तो 15 सेकंड तो जो है इधर ले लिया, तो उसके बाद जो उसने कितना ट्रैवल किया होगा 45 सेकंड के लिए हमें टोटल कितना बताना है 1 मिनट का। तो आगे की जो होगी वो कितनी स्पीड से करेगा 600। इनिशियल स्पीड 300 से स्टार्ट करी थी, 15 सेकंड तक 600 स्पीड पे पहुंच गया, देन उसके बाद जो 45 सेकंड जो ट्रैवल करेगा कितनी स्पीड से करेगा 600 स्पीड से ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे कि आपको पता है जो लॉ ऑफ मोशन की जो 3 होती है, जैसे कि v इज इक्वल टू u प्लस at, एक होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन, एंड थर्ड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये जो है इन्हीं को यूज करके आप लोग जो है इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी रहेगी ड्यूरिंग दिस ट्रैवलिंग, ठीक है। तो पहले तो हम लोग एक्सेलरेशन निकालें, हमारे पास v दिया हुआ है 600 मीटर पर सेकंड, u दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना है 15 सेकंड्स। तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकलेगी। तो अगर हम बात करें इस वाली इक्वेशन को लगाते हैं तो 600 माइनस इक्वल टू, यहाँ से इस फॉर्मूले में लगाते हैं इसको, तो v की स्पीड कितनी दी हुई है हमें 600, u दिया हुआ है 300, एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम दिया हुआ है 15 सेकंड, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर से 300 बाय में
15, तो आ जाएगा 20। एक्सेलरेशन हमारी कितनी आ गई 20 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाती है। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट इक्वेशन लगा के जो है टाइम इंटरवल निकाल लेते हैं कि 15 सेकंड उसने कितना ट्रैवल किया था। ठीक है, तो v स्क्वायर या फिर कोई भी लगा लो, 2 सेकंड भी लगा सकते हैं, थर्ड भी लगा सकते हैं। तो s इज इक्वल टू 300 इंटू बात करें जो s कितनी जाएगी, s इज इक्वल टू u2 प्लस हाफ एट स्क्वायर वाली इक्वेशन यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। s हमें निकालना है 300 और टाइम कितना दिया हुआ है हमें 15 सेकंड का, और हाफ और इंटू 20 इंटू 15 की 15 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 10 आ जाएगा प्लस 2250 और 5 45। ठीक है, तो इतना आ जाएगा और यहाँ से कितना आंसर बन जाएगा 5076750 जो हमारा इतने में कितना ट्रैवल करा इसने 6750। ठीक है, यहाँ पर कितना ट्रैवल हुआ इसका 6750, इसने 15 सेकंड में ट्रैवल करा। अब हमें निकालना है कि नेक्स्ट जो 45 सेकंड है उसमें कितना ट्रैवल करेगा, क्योंकि इसमें जो है वो कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रही, तो हम यहाँ पर जो है डिस्टेंस निकाल पाएंगे स्पीड इंटू टाइम के द्वारा। 45 सेकंड हमें टाइम दिया, स्पीड हमारी जो है 600 है और टाइम कितना रहेगा हमारा 45 सेकंड। तो इधर से अगर हम आंसर लगाएं हमारा 27। ठीक है, और 27 के बाद जो है हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे दैट इज 27, क्योंकि ये जो है 27,000 ट्रैवल किया इसने, और 27 प्लस 65750 प्लस करेंगे, आंसर जो आ जाएगा हमारा 33750। इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन थर्ड। इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें। अ पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर टुवर्ड ईस्ट। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि हम लोग इसमें बना लेते हैं पहले ही, यहाँ पर जो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो एक पार्टिकल था वो ट्रैवल करा है कितना डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने कितना ट्रैवल करा जो है टुवर्ड नॉर्थ जो है कितना मूव करा, तो मान लीजिए इतना डिस्टेंस जो है 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करता है तो 6 सेंटीमीटर। फिर कहा अप वर्टिकली अपवर्ड, अगर वर्टिकली अपवर्ड की मानेगा तो ये जो है हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर गया हुआ। ठीक है, तो जो ये बनता है ना, ये इक्वेशन जो एक्चुअली बनते हैं एक्स वाई जेड में बन जाती है। देखो ये वाला जो है एक्स एक्सिस के दौरान जा रहा है ऊपर वाई एक्सिस में, और ये जो अगला जो है सॉरी यहाँ 9 सेंटीमीटर था, यहाँ जो उसके बाद 6 सेंटीमीटर ट्रैवल करेगा वो जेड एक्सिस के दौरान करेगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो इस तरह से जो बनता है तीनों ही एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है पार्टिकल का। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम लोग इसको ऊपर की तरफ नहीं ले सकते, हम इसको अपोजिट लेते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ लेते हैं तो हमारा इस तरह से इक्वेशन बनती है, हम प्लस कर देंगे इसको 9 + 6 50, तो इससे अगर हम आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। ठीक है, अगर 15 की यहाँ से क्या होगा एक्स हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 15 की होल स्क्वायर प्लस 12 की होल स्क्वायर, तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो गलत आएगा 225 प्लस 144। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन में है। एक्चुअली इसमें क्या है कि एक्स वाई जेड हम लोग जब लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड की डिस्प्लेसमेंट जब हमें निकालनी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो हम इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते 9। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होना होता है, तो एक्स एक्सिस के दौरान जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है, वाई एक्सिस के दौरान जो ट्रैवल होता है, जेड एक्सिस के दौरान होता है, उनका प्रोडक्ट जो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा 12 की स्क्वायर प्लस 9 की स्क्वायर प्लस 6 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 144 प्लस 9 9 का 81 6 6 का 36। ठीक है, तो यहाँ से अगर आंसर निकालें तो 150 180, तो आंसर रहेगा 261। ठीक है, यहाँ से 261 बनता है, ये अंडर रूट में चल रहा है सारा, इस वजह से अंडर रूट। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा 261 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जब निकालनी है तो एक्स वाई जेड जब परपेंडिकुलर हो जाती है तीन एक्सिस, तो उनको जो हम लोग ऐड नहीं कर सकते, हमें तीनों को इंडिविजुअल सेलेक्ट करके सब्स्टिट्यूट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन द मोशन इज एज फॉलोज। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 5 सेकंड इज, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है बॉडी की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली कहाँ से किया जाता है, इसके लिए होते हैं हमारे पास जो अगर स्पीड और टाइम का हमें ग्राफ दिया होता है, तो जो एरिया कवर्ड होता है, ठीक है, दिस इज एरिया कवर्ड, जो एरिया कवर्ड डिस्टेंस होता है वही जो हमारा होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मान लीजिए ये हम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले तो यहाँ पर भी ओ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल जो है ए बी ओ का, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला क्या रहेगा हाफ इंटू ए इंटू टी की हाफ इंटू बेस इंटू दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा होता है। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो क्या आ जाएगा आंसर हाफ इंटू ये जो है बेस कितना रहेगा, बेस इसका 2 रहेगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर इसकी हाइट कितनी है टोटल, यहाँ से देखो तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आया 2 आया, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 2 आया। अगर फिर दूसरा एंगल ट्रायंगल देखते हैं हम लोग बी ओ सी। ठीक है, बी ओ सी, तो सेम यहाँ पर बेस इंटू जो है हाइट की जाएगी परपेंडिकुलर, सॉरी हाइट कर देंगे हाफ इंटू बेस, हाफ बेस कितना है हमारा 2 से 3, यानी डिस्टेंस कितना 3 - 2 1, हाइट कितनी हुई हमारी 2। ठीक है, यहाँ से आएगा आंसर कितना है 1। इसी तरह यहाँ से हम लोग निकालते हैं ट्रायंगल सी डी, यहाँ रहेगा एच सी डी एच। ठीक है, सी डी एच, यहाँ पे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू 2 माइनस में 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हाइट जो है माइनस में 2 है, यहाँ लिख लीजिए आप लोग, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -1। ठीक है, फिर अब जो है हम लोग निकालते हैं
और इसका ई एफ जी एच स्क्वायर रूट का अगर हम निकालें तो ई एफ जी एच इसका होता है साइड इंटू साइड। तो ये जो है देखो कितनी साइड है इसकी, ट्रायंगल जो दिया हुआ है यहाँ पर दैट इज 1 और 1, ठीक है, दोनों में 1 दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा 1 इंटू 1, तो आंसर 1, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, सबको प्लस कर दो, ये वाला जो रहेगा इस एंगल का 2, ठीक है, तो 2 + 1, ठीक है, और यहाँ पर कितना है हमारा -1 प्लस -1, और यहाँ से कितना है +1, ठीक है। तो अगर बात करें ये इससे ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया 3, टोटल आंसर कितना आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 3, तो ऑप्शन जो है 3, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 द वेलोसिटी टाइम ऑफ बॉल मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ अ फ्लोर इज शोन इन द फिगर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज, फोर्स निकालना है हमें, अगर मास हमें दिया हुआ है 100 ग्राम, ठीक है, तो फोर्स की बात करें इसके लिए फॉर्मूला होता है MA, ठीक है। ये जो है न्यूटन में अगर हम फोर्स की बात करें तो जो मास होता है वो केजी में होना चाहिए, यानी 100 बाई 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.1 आ है, ठीक है, यहाँ से 0.1 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा जिसके अंदर टाइम और कह सकते हो स्पीड इन्वॉल्व, ठीक है, तो इसके लिए होता है v = u + at, ठीक है। यहाँ पर v की बात करें, फाइनल वेलोसिटी क्या हुई है 20 और इनिशियल क्या थी 0, यानी 20 = 0 + a हमें निकालना है, टाइम हमारा कितना है टोटल, यानी 4 सेकंड, तो यहाँ से आ जाएगा 20/4 दैट इज 5, एक्सेलरेशन कितनी आएगी हमारी 5, ठीक है, तो यहीं पर हम पुट कर देते हैं 5, ठीक है, यहाँ पर हमने कितनी पुट कर दी इसको 5 पुट कर दिया, तो आंसर हमारा क्या बनता है यहाँ से दैट इज 0.5 न्यूटन, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा 0.5 न्यूटन दैट इज ऑप्शन नंबर 4। So next question है question number 70. A mass of 4 kg moving at a 3 meter per second collides with a mass of 6 kg moving at 2 meter per second in the opposite direction and they stick together. The combined mass is a velocity. ठीक है, तो हमें combined mass जो है उसकी जो combined mass होता है velocity का, इसने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 kg का है और वो 3 मीटर पर सेकंड की डायरेक्शन और दूसरी डायरेक्शन से एक उड़ आ रहा है 6 kg का 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जब वो एक दूसरे से आएंगे और कोलाइड हो जाएंगे एंड देन उसके बाद एक दूसरे से स्टिक कर जाएंगे, तो इनका टोटल मास फिर क्या हो जाएगा 6 kg, ठीक है। तो इनिशियली अगर मान के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, यानी इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो किसके इक्वल होगा फाइनल के, ठीक है। इनिशियल क्या था इसका 4 kg + 3 था और इसका 6 kg × 2 था, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को p से रिलेट करते हैं mv, ठीक है। तो मास वाला अगर हम बात करें 4 kg, ठीक है, इसके साथ क्या v1 क्या हो गया इसका 3, ठीक है, इसका v1 कितनी हो गई 3। इसी तरह हम बात करें सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की, उसका मोमेंटम इनिशियल कितना m2, ठीक है, मास इसका हो जाएगा 6 और v2 कितना हो जाएगा उसका 2 मीटर पर सेकंड। बट याद रखिएगा एक जो है हमें यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर हम v1 को एक डायरेक्शन लेते हैं तो उसके दूसरे पोलर डायरेक्शन आ रहा है तो ये अपने भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो ये जो है हमारा m1 v1 + m2 v2 और फाइनल मोमेंटम जो है इसका फाइनल मास और फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 × 3 प्लस m2 जो है हमारा 6 × -2, ठीक है। यहाँ से अगर हम निकाले 12 + -12, इससे जो है कट जाएगा ये, और यहाँ पर m कितना था 10, ठीक है, v, तो अगर इधर से ये 0 आ गया तो इधर से v जाएगा तो v कितनी आ जाएगी 0 जो है आंसर आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर बनता है इसका 0, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इसके अंदर अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास 100 ग्राम इज इंक्रीज फ्रॉम 5 मीटर सेकंड टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग हमें यहाँ पर निकालना है कि बॉडी पर कितना जो है वेट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं इसको जो है इसमें क्या निकालते हैं किलोमीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जो है हमारा फोर्स होता है, ठीक है। तो 36 किलोमीटर पर आवर को हम लोग जो है कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू मीटर पर सेकंड के अंदर, ठीक है। 36 किलोमीटर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग 5 जो है 18 से डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड जो है फाइनल हो जाएगी यहाँ पर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमें निकालना है फोर्स, फोर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए m और m हमें दिया होगा 100 ग्राम, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में तो आ जाएगा 0.1 kg, ठीक है, आंसर कितना आएगा 0.1 kg। तो फोर्स इज इक्वल टू ma 0.1 इंटू एक्सेलरेशन हमें निकालना है, हमें दिया हुआ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और हमें कितना निकालना है a जो है हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाएं हमें साथ साथ में क्या लगेगा टाइम देगा, तो v जो है कितनी हो जाएगी फाइनल टाइम u, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं v इक्वल टू u + kg, u कितना हो जाएगा 5, इनिशियली हमारी 5 दी हुई थी, a हमें निकालना है, टाइम हमें 5 सेकंड दिया हुआ है, 5/5 इज इक्वल टू 1, आंसर कितना आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1, तो आंसर कितना है 0.1 × 1, आंसर इज 0.1, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा 0.1। तो इसके साथ ही जो है हमारा ये वाला चैप्टर भी जो है कंप्लीट होता है, दैट इज चैप्टर नंबर 4 जो है हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।